ठीक है, ये वाली क्लॉज मेरे ख्याल से क्लियर है। आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशन शुड बी द पार्टी हु परचेजेस फ्रॉम द सप्लायर एंड देन सेल्स टू द क्लाइंट थ्रू मुराबा। जैसे कि मुराबा स्टैंडर्ड नंबर 8 में बात की गई थी, उसूली तौर पर एलसी में भी यही होना चाहिए। नॉर्मली आप जब एलसी जब मुराबा कर, तो यहाँ एलसी की सूरत में भी अगर एलसी अंडर मुराबा है तो वहां पर भी यही चीज होनी चाहिए, यही उसूल वहां पे लागू होगा कि बैंक खुद एक्सपोर्टर से खरीदे, बाहर फॉरेन एक पार्टी से वो खरीदे और क्लाइंट को वो इम्पोर्टेड गुड्स बेचते। तो यही उसूल यहाँ पर भी लागू होगा। अच्छा देखें, एलसी अंडर मुशारका भी खुल सकती है। जो हमारे मिडिल ईस्ट में बैंक्स हैं वो, और खासतौर पर हम जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएई, कतर, ईरान और ये कुवैत, इन सब में ये अंडर पार्टनरशिप भी खुलती है। और हमारे यहाँ ये पार्टनरशिप तब खुलती है, पार्टनरशिप के एवज जब हम डिमिनिशिंग मुशारका के तहत कोई मशीनरी, कोई एसेट इंपोर्ट कर रहे हो, तो वो अंडर मुशारका ही होती है। ठीक है, तो वहां पर ये हो सकता है पाकिस्तान में अंडर डीएम हो सकता है, क्योंकि जब आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं तो वो अंडर डीएम या अंडर इजारा होता है। लिहाजा ये डीएम की सूरत में आप कह सकते हैं कि ये अप्लाई होगा। इसको देखते हैं। इन केस द इंस्टीट्यूशन साइंस अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट to purchase goods prior to the opening of credit, and before the client concludes a sale contract with the supplier, it is permissible to open the credit in the name of either party. वो कह रहा है कि अगर आपने पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था एलसी की ओपनिंग से पहले, तो ये जायज़ है। और उस सूरत में ये भी जायज़ है कि वो एलसी किसी भी पार्टी के नाम पे हो। बैंक एक पार्टी है, बैंक एक पार्टनर है, और कस्टमर भी एक पार्टनर है। तो लिहाजा ये एलसी मेरे नाम पे हो या क्लाइंट के नाम पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के भी नाम पे हो सकता है। जैसे गाड़ी अंडर डीएम होती है तो उसमें नॉर्मली क्लाइंट के नाम पर गाड़ी शरीक है, तो एक शरीक के भी नाम पे हो तो चल जाएगा। लेकिन इजारा में हम सख्ती करते हैं। हम कहते हैं कि इजारा चूंकि बैंक उसका ओनर है, लिहाजा गाड़ी गाड़ी के कागजात बैंक के नाम पे होने चाहिए। फिर ये कहता है, इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन आफ्टर रिसीव सेल इट्स शेयर एंड अर्ली एक्सचेंज ऑफ बाइंडिंग प्रॉमिस। अच्छा, जब आपको वो गुड्स मिल जाएं, जब आप गुड्स इंपोर्ट कर लें, तो उसके बाद फिर आप उसी कस्टमर को या किसी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं। आप वही गुड्स अपना हिस्सा बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये कि वो उसकी बेस वो ना हो, मतलब पहले से आपने कोई बाइंडिंग प्रॉमिस ना किया हो, बाइंडिंग बायलेटरल प्रॉमिस ना किया हो, तो तब ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप ये कर सकते हैं कि इंपोर्ट करें और अपना हिस्सा क्लाइंट को आप बेच दें। It is permissible for the institution to sign a partnership contract with the client in respect of goods purchased by the client on the condition that the institution does not sell its share to the client on a deferred payment basis. वैसे तो इस बात की इजाजत है कि कि आप ये उसमें करें, मतलब इस बात की तो इजाजत है कि आप जॉइंटली इंपोर्ट करें और उसमें अपना हिस्सा उसको सेल करें। लेकिन अगर आप फर्ज करें कि आप ये हिस्सा उसको डेफर्ड पेमेंट पेमेंट बेसिस पर सेल करते हैं, पहले इस जुमले को पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि इट इज परमिसिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन टू साइन अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेज बाय द क्लाइंट ऑन द कंडीशन दैट द इंस्टीट्यूशन। हाँ, वो ये कहना चाह रहा है कि एक मशीनरी है या गुड्स है जिसको कस्टमर ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है, ऑलरेडी इंपोर्टेड गुड्स है, उसको बैंक इस शर्त पर खरीदे, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के तहत पार्टनरशिप करें दोनों मिलकर और उसी के हिस्से को खरीद ले बैंक। ठीक है, तो अगर बैंक उसको वापस उसी क्लाइंट को बेचे डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, तो ये तो बायबैक हो जाएगा, बेईना हो जाएगा। कस्टमर से ही उस एसेट का एक हिस्सा खरीदना और कस्टमर को ही डेफर्ड पेमेंट पर बेचना, तो ये तो बेईना हो जाएगा, इसकी इजाजत नहीं है। आपने बेईना पढ़ा था ना, उसमें आप उसकी बेसिकली दो ट्रांजेक्शन, दो लेग्स होती हैं, दो उसमें सेल को डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर बेच रहे होते हैं।
तो अगर ये बेईना की सूरत बनती है तो जायज नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर बेईना की सूरत नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ डीएम एसएलबी में होता है, एसएलबी सेल एंड लीज बैक के केसेस में होता है कि जहां पर बैंक कस्टमर का एक पोर्शन एसेट का खरीद लेता है और कस्टमर को लीज बैक कर देता है, तो उस सूरत में ये जायज होगा। ये चीजें आप वैसे पढ़ चुके हैं, वैसे मेरा सर, ख्याल है कि इसमें इशू नहीं होना जो चाहिए। हम लोग जो मुराबा करते हैं, हम कहते हैं जो स्पॉट मुराबा करते हैं, फ्यूचर मुराबा करते हैं, अक्सर जो ट्रांजेक्शन होती है फ्यूचर मुराबा की इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, वो 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 ट्रांजेक्शन भी कुछ हम्म। इसी तरीके से ही होती है नॉर्मली, कि गुड्स इंपोर्ट कस्टमर करता है और हम उसको फिर बाद में प्लस में लेके उसी को जो है पर कस्टमर को सेल आउट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी मास्टर मुराबा एग्रीमेंट के थ्रू हो रहा होता है, लेकिन गुड्स जो है कस्टमर मंगवा रहा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कभी कभार ट्रांजेक्शनली, मतलब इसको कह सकते हैं कि कस्टमर ने गुड्स मंगवाई और उसके बाद रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं है, उसने रिटायर नहीं किया, उसने मंगवाए अपने लिए थे। डेफिनेटली अपनी उसके नाम पे एलसी भी होगी, डॉक्यूमेंट भी उसी के नाम पे होगा सारा, बिल ऑफ एक्सचेंज भी उसी के नाम पे होगा, सब कुछ होगा। फिर वो बाद में एट द मोमेंट बैंक को ये रिक्वेस्ट आती है कि उसको आप किसी फैसिलिटी के अगेंस्ट जो है ना रिटायर कर दें। बैंक उसके अगेंस्ट कोई फैसिलिटी क्रिएट करता है और उसको मुराबा करता है, या मुशारका करता है और उसको रिटायर करता है, तो वो भी बेईना की कंडीशन बन जाएगी सर वैसे तो। बिल्कुल, वो बेईना की कंडीशन बनती है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन इन केसेस में बैंक उमूमन खुद परचेज कर चुका होता है, यानी उसको पहले इंपोर्ट खुद बैंक को करना चाहिए, उसके बाद वो प्लेज में रखता है। और जैसे जैसे पेमेंट करेगा क्लाइंट, वैसे वैसे गुड्स को रिलीज करता चला जाएगा। लेकिन मेरे तो नॉलेज ये के वाली सूरत मुताबिक, तो मुमकिन है कि बैंक को। मेरे नॉलेज के मुताबिक जो इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बैंक के नाम पे नहीं होते, बैंक तो वो कस्टमर के नेम पे ही होते हैं। बैंक तो जो है अगर वो गुड्स ऑलरेडी परचेज हो चुके हैं तो फिर तो ये सूरत मुमकिन नहीं है, फिर तो ये बेईना वाली कैफियत हो जाएगी। देखिए, समटाइम। इंटरनेशनल ट्रेड में ना एक चीज याद रखिएगा, जी। हमारी जो रूलिंग है पाकिस्तान में बैंक में, जो शरिया बोर्ड हैं उनकी रूलिंग ये है कि अगर बीएल इशू नहीं हुआ तो उससे पहले पहले गोया क्लाइंट का वो माल नहीं है। महज एलसी खोल लेना या इंपोर्ट का ऑर्डर दे देना, कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन उसका नहीं है। मतलब चूंकि इंटरनेशनल लॉज यहाँ पर अप्लाई होते हैं, अगर ये उसकी बेसिस पे, सीएफआर की बेसिस पर है, एफओबी की बेसिस पर है, तो अभी क्लाइंट ने गोया खरीदा नहीं है, उसको रिस्क ही ट्रांसफर नहीं हुआ। खरीदने का मतलब तो रिस्क का ट्रांसफर होना ओके। होता है ना। तो जब तक बीएल नहीं आएगा तब तक रिस्क कस्टमर को मुंतकिल नहीं हुआ। तो अगर बीएल नहीं आए तो उससे पहले पहले आप मुराबा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप एलसी की ओपनिंग के वक्त ही आपने मुराबा एग्जीक्यूट किया हो, आप मुराबा बीएल से पहले पहले भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यानी जो उमूमन इस पर जो रूलिंग है बोर्ड्स की, वैसे वो रूलिंग ऑडिटिंग यही है। ऑडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना जरूरी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर ऐसा आ रहा है, चाहे वो कलेक्शन का डॉक्यूमेंट हो या कुछ भी हो, तो बाज़ कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं जिनको बाद में हम फाइनेंस कर रहे होते हैं, या ये कहते हैं डीए के डॉक्यूमेंट्स को भी कर रहे होते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो उस भी। सूरत में लाजिम ये है, उस सूरत में लाजमी हम ये कहते हैं कि जो मुराबा का परचेज रिक्विजिशन हो वो उस डेट से पहले पहले साइन हो चुका हो, पीएल की डेट से पहले पहले का साइन हो चुका हो, तब हम उसको मुराबा में कबूल करेंगे। अदरवाइज वो मुराबा पॉसिबल ही नहीं है उस चीज का। ठीक है। अगर आपने परचेज रिक्विजिशन एग्जीक्यूट कर लिया तो उसने गोया आपके वकील के तौर पे उसने माल मंगवाया। लिहाजा जी। आप फाइनेंस ना भी करें, फाइनेंस आप भले बाद में करें, लेकिन एटलीस्ट आपने उसको अपना एजेंट बना दिया, जो कि आप परचेज रिक्विजिशन के अंदर आप बनाते हैं। ठीक है। तो बीएल से पहले पहले अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया है, चाहे वो जी। डॉक्यूमेंट्स थ्रू कलेक्शन हो या डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट हो, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट हो या डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन हो, दोनों सूरतों में एलसी उससे पहले पहले, बीएल से पहले पहले आप परचेज रिक्विजिशन को आप एग्जीक्यूट करें, तो सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। हमने खुद अपने बैंक में कई इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को वॉइड करार दिया है जहां पर बीएल इशू इशू हो गया था और परचेज रिक्विजिशन बाद में साइन हो रहा है। तो ये फिर शरिया कंप्लाइंट नहीं रहती। शरिया कंप्लाइंट रहने के लिए जरूरी है कि परचेज रिक्विजिशन बीएल से पहले पहले एग्जीक्यूट हो गया। अगेन यहाँ पर इनको टर्म्स को देखा जाएगा। नॉर्मली जो इनको टर्म्स होते हैं एफओबी और सीएफआर की बेसिस पर होते हैं पाकिस्तान में, इसलिए फिर ये रूलिंग वहां पर दी जाती है। ठीक है। आखिर में जनरल रूल्स हैं कुछ इसके एलसी के, उसको मैं जल्दी जल्दी करूंगा, कोई इसमें ज्यादा कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही ज्यादा हमें एक्सप्लेन करनी पड़े। सबसे पहले क्लॉज में तो वो ये कहता है कि अगर एलसी
कि कोई कंडीशन ऐसी है, कोई क्लॉज ऐसी है जिसमें किसी खास लॉ का हवाला दिया गया है, कोई खास समझ लें कि कोई प्रिवेलेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस का हवाला दिया गया, दैट यूनिफाई डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, यूसीपी 600 भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है कि जिसका हवाला दिया गया। तो वो कह रहा है कि उस सूरत में बेहतर है कि जहां तक मुमकिन हो तो वहां पर आप ये इजाफा करें कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो शरिया रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं होंगे, उसको वायलेट वायलेट नहीं करेंगे। यानी उसमें आप एलसी के ड्राफ्ट में ये चीज बाकायदा मेंशन करवाएं कि ये तब अप्लाई होगा जब ये शरिया कंप्लाइंट होंगे। ये पहली जो क्लॉज है वो ये बात कर रही है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो हम उसको डिस्कस कर लें, अदरवाइज आगे चलते हैं। हाँ, फिर ये भी वजाहत जरूरी है कि अगर किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को रेफर किया गया है तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो जो टर्म्स हैं, वो जो कंडीशंस हैं, वो शरिया नॉन कंप्लाइंट हो ना हो, वो शरिया कंप्लाइंट हो। यानी कोई इसमें फर्ज करें कि एक शिक आ गई जिसमें डिस्काउंटिंग का जिक्र है, बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग का जिक्र है, तो ऑब्वियसली ये जब अमल भी दुरुस्त नहीं है तो इसकी कोई कंडीशन लगाना भी दुरुस्त नहीं है। ये केसेस हमारे पास आ चुके हैं जहां पर एफसी ड्राफ्ट में कहीं पर निगोशिएशन की बात की गई थी, कहीं पर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात की गई थी जिसको निगोशिएट किया जाएगा या उसको डिस्काउंट किया जाएगा, तो वो हमने क्लॉज हटवा दी थी, क्योंकि ये जो क्लॉज है ये शरिया नॉन कंप्लाइंट है, ये क्लॉजेस आ नहीं सकते। फिर ये आगे दो तीन क्लॉजेस फकत ये बात कर रहा है, घुमा फिरा कर वही एक बात कर रहा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, एक समझ ले कि एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर के बैंक को वो लिख रहा होता है, या इंपोर्टर को लिख रहा होता है, या इंपोर्टर के बैंक को लिख रहा होता है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट उसमें वाजिबुल अदा कहा गया कि भाई आप इतना, ये जो अमाउंट है आप पे करेंगे, कोई फ्यूचर की डेट होती है या कोई पीरियड मेंशन होता है जिसके बाद पेमेंट की करनी होती है। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं इन तमाम क्लॉजेज में कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराना आपके लिए जायज नहीं है, चाहे वो एलसी एट साइट हो, चाहे वो एलसी एट यूजेंस हो, और कोई खास बात नहीं है तमाम क्लॉजेज। ठीक है, नहीं तमाम क्लॉजेज देखें बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। It is not permissible for the institution to trade in deferred payment documents or accepted bills of exchange. यहाँ पर बात करें, it is not accepted for the institution to negotiate for less than their nominal price, nominal value documents payable on site और payable bill of exchange। सारी बातें घुमा फिरा के वही कर रहा है। It is not permissible for the institution as far as possible to present bill of exchange that it undertakes to pay a client। ठीक है, ये सारी बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड। फिर ये जो लास्ट क्लॉज है ये जरा थोड़ी सी डिफरेंट है कि द इंस्टीट्यूशन शुड अरेंज इट्स रिलेशनशिप with other institution and correspondent banks on the basis of non payment of interest and avoidance of provision। सिंपल सी बात है, वो भी ये बात दोहराई जा रही है कि हमने जो बात की थी कि ये एलसी, इसमें कोई शरिया नॉन कंप्लाइंट, कोई गैर शरई चीजें ना हो जिनसे शरीयत ममानियत करती हो, तो वो कह रहा है कि वो चीजें अप्लाई होंगी बैंक्स के आपस की डीलिंग पर भी। अगर एडवाइजिंग बैंक और जो इशुइंग बैंक है उनके दरमियान डीलिंग हो रही है, या बीच में एक कंफर्मिंग बैंक आ गया, कंफर्मिंग बैंक बेसिकली इशुइंग बैंक को की एलसी को गारंटी कर रहा होता है, तो चूंकि प्योर गारंटी है लिहाजा उसका कमीशन लेना कंफर्मिंग बैंक के लिए जायज नहीं हुआ, एक्चुअल एक्सपेंसेस वो ले सकता है। तो वो कह रहा है कि एलसी और इसके मामलात के नतीजे में आने वाली तमाम जिम्मेदारियों और माली अदायगियों के लिए बैंक और दीगर बैंकों के दरमियान जो ताल्लुक हो वो इस बुनियाद पर हो कि ये बैंक्स सूद और दीगर शरई ममनुआत से गुरेज करते हुए काम करेंगे। ये उर्दू में लिखा हुआ है, जिसको मैंने आसान उर्दू करके बताया वैसे बाय द वे। तो ये सिंपल सा है, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कोई अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई या कोई आप ऐड करना चाहें तो प्लीज बताइए, स्टैंडर्ड खत्म हो चुका है। ठीक है सर, मैं ज़रा ऊपर देख लूँगा, जो मुझसे जो रह गया मैं ज़रा उसको एक बार पढ़ लूँगा, अगर कुछ चीज़ होगी तो फिर मैं आपसे इंडिविजुअली कोई
चाहिए होगी तो देखिए मैं आपको टेक्निकल कॉल जो करूँ। एस्पेक्ट था ना एलसी का, वो सुबह हमने क्लियर कर लिया था काफी कुछ। अभी बहुत सारी चीजें बस समझ लें कि या तो रिपीट हुई है या फिर उसकी वजाहत की गई है, तो इसमें कोई इजाफी चीज नहीं थी। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल देखते हैं कौन सा स्टैंडर्ड करना है। तो फिर तफसील से फिर हम, अगर आपके जहन में कोई सजेशन हो तो मुझे बताइए।